नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल द ब्रैडो में। और मैं हाजिर हूं फिर से नई वीडियो के साथ और आशा करूंगा ये वीडियो भी आपको काफ़ी अच्छी लगे। दोस्तों, तो कल जो मैंने वीडियो डाली थी ग्रंथ और ग्रंथकार के हिंदी साहित्य के, तो वो वीडियो क्या हुई थी कि हमारी अपनी वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाई थी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी थी। तो इसलिए मैं उसका पार्ट 2 लेकर आया हूँ दोस्तों। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले पुस्तक का नाम क्या देखो। और हाँ, मैं एक बात और ये बोलना चाहूँगा कि अपनी वीडियो में जो भी आप लोग ये वीडियो देखने आते हैं, तो दोस्तों अगर आप इससे क्रम से देखते हैं तो यकीनन आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप ये देखना चाहते हैं तो जिसका पार्ट 2, जैसे पार्ट 2 है ये, तो इसका ज़रूर पार्ट 1 ज़रूर देखो ताकि आपको ये पता चल पाए कि ये वीडियो कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पे ख़त्म हो रही है ना। तो अगर आप आके डायरेक्ट वीडियो देखने लग जाओगे तो हर चीज़ें चैन से जुड़ी होती हैं कि अगर ये घटनाएं घट रही हैं तो ऐसी घटनाएं क्यों घट रही है, जरूर वो कुछ ना कुछ पीछे से जुड़ी होंगी। और शुरू से देखोगे तो इसके कारण, इसके सब चीज़ आपको पता चलते चलेंगे कि ऐसी हो रही है तो ये ऐसी चीज़ें हो क्यों रही हैं, है ना। ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, इन चीज़ों के, सब चीज़ों के कारण आपको देखने को वहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन जो पार्ट टाइप ये 2 है, इसमें कुछ नहीं है क्योंकि इसकी चर्चा तो हम पहले कर चुके हैं। वह इसमें क्या है कि ये पूरे तथ्य को तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। तो हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र का था। तो हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा दोस्तों? नगेंद्र ने लिखा और डॉक्टर हरदयाल लिखा हुआ है इसमें। लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास हो सकता है कि डॉक्टर हरदयाल का भी 1973 का हो, लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 का किसका है? हम बोलेंगे नगेंद्र का दोस्तों। किसका? नगेंद्र का। अब बात करते हैं आधुनिक हिंदी का आदिकाल। आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973 में नारायण चतुर्वेदी। इधर देखेंगे आधुनिक हिंदी का क्या बोल रहा है। छोटी सी एक चीज़ समझते चलना दोस्तों, आधुनिक हिंदी का आदिकाल, और एक चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वो किसका था? हिंदी साहित्य का आदिकाल है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, 1952 में लिखा गया जो है। ठीक है दोस्तों, अगला लिखो तो क्या रहा है? हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास 1985, विश्वनाथ त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास किसने लिखा है? विश्वनाथ त्रिपाठी ने 1985 में दोस्तों। अगला है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986, परशुराम चतुर्वेदी। किसका है ये दोस्तों? परशुराम चतुर्वेदी का है। अगली पुस्तक का आ रहा है देखो, अगला ग्रंथ जो है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 किसकी थी? बच्चन सिंह की। अगली पुस्तक का नाम आ रहा है आपका हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, 2003, सुमन राजे। दोस्तों कौन है? सुमन राजे। अगली पुस्तक देखो, अगला ग्रंथ हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। कौन सा इतिहास है दोस्तों? मौखिक इतिहास, 2004, नीलाभ। किसकी पुस्तक है ये? हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास 2004, नीलाभ की है। अगली पुस्तक का नाम आ रहा है हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, 2002। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास किसकी पुस्तक है? नीरजा माधव की। हिंदी साहित्य का ओझल इतिहास। अगली पुस्तक आ रही है राजस्थानी भाषा और साहित्य। ये पुस्तक का नाम, इनके राइटर हैं मोतीलाल मनेरिया। राजस्थानी भाषा और साहित्य। अगली पुस्तक आ रही है राजस्थानी पिंगल साहित्य। राजस्थानी भाषा साहित्य मोतीलाल मनेरिया, राजस्थानी पिंगल साहित्य मोतीलाल मनेरिया। अगली पुस्तक देखो कौन सा रही है? हिंदी साहित्य की कहानी, प्रभाकर माचुए। हिंदी साहित्य की कहानी कौन सुनाते थे हमको? तो याद रखेंगे प्रभाकर माचुए सुनाते थे। हिंदी साहित्य की कहानी प्रभाकर माचुए, 1957। अगली पुस्तक का नाम आ रहा है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। कैसा इतिहास दोस्तों? संक्षिप्त इतिहास, 1931, नंद दुलारे वाजपेयी।
हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का सिर्फ संक्षिप्त लिखा हुआ इतिहास नहीं, और हिंदी साहित्य का देखो, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त 1900 है, इतिहास तो लिखा नहीं ना, संक्षिप्त लिखा हुआ है बस। 1931 नंद दुलारे वाजपेयी। अगली पुस्तक का नाम हमारा है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास चतुरसेन शास्त्री। किसकी पुस्तक है दोस्तों? चतुरसेन शास्त्री की। अगली पुस्तक का नाम क्या आ रहा है? हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। तो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास किसकी पुस्तक है? उदय नारायण तिवारी की। एक पुस्तक यहाँ पे एक और आएगी, देखो, उदय नारायण तिवारी। उदय नारायण तिवारी का नाम आ चुका है, तो इसमें अभी पुस्तक नहीं मिल रही हो। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ठीक है ना, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था लेकिन लिखी नहीं है उसमें, क्या पता नीचे लिखे हो। अगली पुस्तक देखते हैं, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 1930, रमाशंकर प्रसाद। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 1930 में है, किसकी पुस्तक है? रमाशंकर प्रसाद की। अगली पुस्तक देखो, हिंदी साहित्य का नया इतिहास। नया इतिहास किसने लिखा था हिंदी साहित्य का? वो भी 1969 में, गांधी जी के जन्म के 100 साल बाद, मतलब गांधी जी के 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक प्रकार से ऐसे याद रखेंगे कि नया इतिहास किसने लिखा था? राम खिलावन पांडे। खिलावन पांडे मतलब राम जी ने खेल खेल में क्या, गांधी जी के 100वें जन्मदिन पर, 100वीं जयंती पर हिंदी साहित्य का क्या कर दिया? नया ही इतिहास लिख दिया। तो हिंदी साहित्य का नया इतिहास किसने लिखा था? गांधी जी के 100वें जन्मदिन पर, 100वीं जयंती पर 1969 में। तो हम याद रखेंगे राम खिलावन पांडे, सॉरी। अगली पुस्तक का नाम देखेंगे पुरानी हिंदी। तो पुरानी हिंदी किसने लिखी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की पुस्तक है दोस्तों। अगली पुस्तक आ रही है हिंदी का संक्षिप्त इतिहास 1923, राम नरेश त्रिपाठी। हिंदी का संक्षिप्त इतिहास किसने लिखा है? राम नरेश त्रिपाठी ने 1923 में है। और हिंदी का संक्षिप्त इतिहास, हिंदी साहित्य का नहीं बोल रहा है, हिंदी का संक्षिप्त इतिहास। अब यहां पे देखो, कट कर देता हूं मैं इधर। हिंदी का संक्षिप्त इतिहास और हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, देखो साफ अंतर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? यहां पे इसमें साहित्य जुड़ा हुआ है, देखो। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास जो है 1930 में लिखा गया है रमाशंकर प्रसाद द्वारा, और हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, सॉरी, हिंदी का संक्षिप्त इतिहास 1923 में राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है। अगली पुस्तक आ रही है हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास, भगीरथ मिश्र। हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास किसकी है? भगीरथ मिश्र दोस्तों। अगली पुस्तक बोलते हैं राम नरेश त्रिपाठी, कौन सी है? देखो उधर, अच्छा इसमें कुछ लिखा हुआ है, कविता कौमुदी 8 भागों में प्रकाशित हुई थी। कविता कौमुदी कितने भागों में प्रकाशित हुई थी? 8 भागों में। और ये लाइन मैंने आपको बता भी दी हुई है दोस्तों। अब देखो इसमें, देखो हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, हिंदी का संक्षिप्त इतिहास 1923, हिंदी का संक्षिप्त इतिहास 1923 और हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 1930, रमाशंकर प्रसाद, रमाशंकर प्रसाद। अब देखो फिर से पुस्तकें आ गई, देखो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। हिंदी साहित्य का इतिहास 1940, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1931, अयोध्या सिंह उपाध्याय। अगली पुस्तक आ रही है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938, राम कुमार वर्मा। देखो दोस्तों, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 राम कुमार वर्मा की पुस्तक है। अब
हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास भी था, जो मैं आपको ऊपर पढ़ा के जा चुका हूँ। 1930 सूर्यकांत शास्त्री। 1930 में हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसने लिखा था? सूर्यकांत शास्त्री ने 1930 में। ये बात जब आई थी तो मैंने बताया भी था कि आलोचनात्मक और विवेचनात्मक देखकर कंफ्यूज नहीं होना। आलोचनात्मक अलग शब्द है और विवेचनात्मक अलग है। तो विवेचनात्मक हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 में लिखा गया था सूर्यकांत शास्त्री द्वारा, और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 रामकुमार वर्मा द्वारा लिखा गया है। अब बात करते हैं द मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। 1939 में इंद्रनाथ मदान ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939, इंद्रनाथ मदान। अगली पुस्तक आ रही है खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 ब्रज रत्न दास। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, मैं तुम्हें बता दूं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ब्रज रत्न दास द्वारा लिखी गई है। तो क्वेश्चन आया था खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ब्रज रत्न द्वारा, ऐसा आता देखो क्वेश्चन, मुझे अभी भी याद है। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ब्रज रत्न द्वारा कब लिखा गया था? तो उसमें आया था ऑप्शन 1940, 1941, 1939। तो 1939 में क्या? मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, इंद्रनाथ मदान। अब आ रहा देखो आधुनिक हिंदी साहित्य 1941। आधुनिक हिंदी साहित्य किसने लिखा है? लक्ष्मी सागर वर्षण ने, और ये पूछा गया एग्जाम में भाई, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बना हुआ है, तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं यहाँ पे। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 लक्ष्मी सागर वर्षण। अब बात करते हैं हिंदी काव्य धारा 1944 राहुल सांकृत्यायन ने लिखी है। हिंदी काव्य धारा किसकी पुस्तक है? हिंदी काव्य धारा पुस्तक है आपकी राहुल सांकृत्यायन की। अगली पुस्तक है हिंदी वीर काव्य 1945, टीकम सिंह तोमर की पुस्तक है। हिंदी वीर काव्य 1945 टीकम सिंह तोमर की पुस्तक। अगली पुस्तक है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी। अगला क्वेश्चन आ रहा है रीति काव्य की भूमिका 1949 नगेंद्र की। तो दोस्तों ये पुस्तक मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, जब रीति काल की है ना, जब हमने पढ़े थे आदिकाल की भूमिका या हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका जब आई थी 1940 में आई थी और हजारी प्रसाद द्विवेदी की आई थी, तभी मैंने बताया था कि रीति काव्य की भी भूमिका लिखी हुई है, वो 1949 की है और नगेंद्र की। दोस्तों आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 किसकी पुस्तक है? नंद दुलारे वाजपेयी की। आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 और नंद दुलारे वाजपेयी की एक और पुस्तक है भाई हिंदी साहित्य का भी। ये देखो ऐसे दिखा देता हूँ, हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी और आधुनिक हिंदी साहित्य। नंद दुलारे वाजपेयी आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 नंद दुलारे वाजपेयी। तो याद रखना हिंदी साहित्य जो 1945 में लिखा था वो नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा था, और आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 में लिखा नंद दुलारे वाजपेयी ने। इधर देखेंगे देखो इसमें, ये लो हिंदी साहित्य, बात ये हिंदी साहित्य है और आधुनिक हिंदी साहित्य, तो आधुनिक जोड़ देना है और नंद दुलारे वाजपेयी आपको बन जाएगा। हिंदी साहित्य 1945 नंद दुलारे वाजपेयी, आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 नंद दुलारे वाजपेयी। अगली पुस्तक का नाम देखो क्या आ रहा है, उत्तरी भारत की संत परंपरा। उत्तरी भारत की संत परंपरा 1951 परशुराम चतुर्वेदी। तो उत्तरी भारत की संत परंपरा 1951 में लिखी है, परशुराम चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 हजारी प्रसाद
द्विवेदी, हिंदी साहित्य का आदिकाल। अगली पुस्तक का नाम आ रहा है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। क्या पुस्तक का नाम आ रहा है? हिंदी साहित्य का तो हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952। और यहीं पे थी क्या, अगला क्वेश्चन है आदिकाल की भूमिका 1940। ठीक है दोस्तों, आदिकाल की नहीं, हिंदी साहित्य की भूमिका, सॉरी, आदिकाल आदिकाल बोलते हैं, मुंह पे आदिकाल ही आ रहा है। हिंदी साहित्य की भूमिका जो थी 1940 में थी। हिंदी साहित्य का अतीत, अगली पुस्तक आ रही है हिंदी साहित्य का जो अतीत, जो चीजें बीत गई हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य का अतीत 1960, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और अगली पुस्तक आ रही है दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन 1960, नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी है? नलिन विलोचन शर्मा की। और हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की। अगली पुस्तक देखो क्या आ रही है, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास 1961 में आई थी, नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा। और यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं भाई। इसमें आ जाता है कि चौथा भाग, पुस्तक का नाम देगा कि चौथा भाग ये था, उसके राइटर कौन थे, या उसको संपादन किसने किया था, या पांचवा भाग कौन सा है, 16 भाग कौन सा, 18वां भाग कौन सा है। अब देखो याद वाक्य में जो भाग होते हैं, अगर आप उससे भी कर सकते हो अच्छी बात है, अदरवाइज भाग ना भी हो हमें याद तो क्वेश्चन में बन के आ जाता है कि पांचवा भाग ये था और इसका राइटर कौन था, बस इतना इस तरीके से बन के आता है। तो जो 16 भाग थे तो उनको हम जरूर पढ़ के चलेंगे, उनके नाम जरूर याद करके चलेंगे कि किस भाग का संपादन कार्य, किस भाग का संपादन कार्य किसने किया था। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। पहला हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये तो गणपति चंद्र गुप्त की है, ये तो मैं अभी तुम्हें बता के भी आया हूँ 1965, गणपति चंद्र गुप्त की पुस्तक है दोस्तों। किसकी पुस्तक है? गणपति चंद्र गुप्त की। अभी मैं तुम्हें बताता हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965, गणपति चंद्र गुप्त। अगली पुस्तक को देखते हैं। अच्छा, मुख्य कथन आ गया देखो उसमें। मुख्य कथन में क्या बोल रहा है, एक चीज देख के चलेंगे। द्विवेदी के विषय में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त लिखते हैं। किसके द्विवेदी? कौन सा द्विवेदी हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी में लिखा है, वस्तुतः यह पहले कवि हैं, यह पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए, किसकी? देखो, शुक्ल की धारणाओं को और स्थापनाओं को क्या दे दिया है? चुनौती दे दी है दोस्तों। क्या दे दी है? चुनौती दे दी है। और देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। एक मैं पूरी लाइन को फास्ट बोल देता हूँ क्योंकि जब भी याद करो तो उस लाइन को बहुत धीरे धीरे पढ़ो और वो सोचने की कोशिश करो कि वो तथ्य किस पे बात चल रही है। तो गणपति चंद्र गुप्त ने देखो क्या लिख रखा है, गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा, वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया था। दूसरी लाइन देखो क्या बोल रहा है ये, दूसरी लाइन में एक सीधी सी बात बोल रहा है, निश्चय ही आचार्य द्विवेदी हिंदी के सबसे सशक्त इतिहासकार रहे हैं। हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार कौन रहे हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी रहे हैं। लेकिन किसके अनुसार? गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार। गणपति चंद्र गुप्त बोलते हैं कि हिंदी निश्चय ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार रहे हैं। वहीं पे एक लाइन और आ रही है नलिन विलोचन शर्मा की। दोस्तों किसकी आ रही है? नलिन विलोचन शर्मा ने क्या बोला है और ये एग्जाम में बना हुआ है, यह निर्विवाद है। क्या है? निर्विवाद है, यह निर्विवाद है। अच्छा, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गारसादातासी था, यह निर्विवाद है। ये तो सबको पता है, लेकिन ये लाइन देखो, मैं अगर आपसे नॉर्मली पूछूंगा कि हिंदी साहित्य का पहला लेखक कौन था भाई, आप बोलोगे गारसादातासी था।
मैंने बोला कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक कौन था, आप हर कोई बोलेगा कि गारदादा तासी ने बोल ली, बताएगा आंसर। लेकिन वहीं पे मैं बोल दूं ये लाइन लिखी किसने है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखक गारदादा तासी था, यह निर्विवाद है। तो वहाँ पे हर कोई कंफ्यूज आएगा, तो वो लाइन लिखी है नलिन विलोचन शर्मा ने। और दूसरी लाइन देखो, सबसे मेन लाइन है दोस्तों, हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक कौन सी पद्धति के, विधेयवादी पद्धति के शुक्ल जी नहीं, प्रत्युत। प्रत्युत कौन है, प्रत्युत का मतलब जानते हो क्या होता है, बल्कि गिरियर्सन है। तो मतलब नलिन विलोचन शर्मा बोलते हैं कि विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं है, गिरियर्सन है। क्योंकि गिरियर्सन के जब हम साहित्य पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें विधेयवादी पद्धति के भी लक्षण देखने को मिलते हैं। लेकिन हमें ये पता है कि गिरियर्सन और मिश्र बंधु ने अपना साहित्य लेखन जो है वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा था दोस्तों। और वहीं पे विधेयवादी पद्धति का सहारा किसने लिया था, रामचंद्र शुक्ल ने। और विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता माने जाते हैं तेन नहीं, 3 शब्दों के आधार पर ही क्या करा था, 3 शब्दों के आधार पर ही इसको पूरी लाइन को उन्होंने इस तरीके से बना दिया था कि जाति, क्षण विशेष, और आपका जाति हो गया, क्षण विशेष हो गया, और एक है वातावरण। इन तीनों के आधार पर ही उन्होंने क्या बोला था, विधेयवादी पद्धति को पूरी तरीके से माना था दोस्तों। वहीं पे एक लाइन आ रही है, अगर मैं तुम्हें लाइन में दिखा दूं कि ये लाइन बहुत अच्छी लाइन है, क्योंकि इन्होंने हडसन ने एक बात बोली थी कि रामचंद्र, ये विधेयवादी पद्धति के जो जन्मदाता तेन है, इन्होंने एक तरीके से पूरा साहित्य को इन 3 शब्दों में ही डाल दिया है, जो एक गलत बात है, काफ़ी गलत बात है। क्योंकि उसमें क्या बोला था उन्होंने बोला था कि ये सब चीज़ जो साहित्यकार है उनका तो कुछ अस्तित्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि इन 3 शब्दों के आगे सब कुछ क्या हो गए हैं, एक प्रकार से फीके हो गए हैं दोस्तों। ठीक है ना। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। मैं फिर से एक बार रिपीट करूँगा कि अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो यकीनन आपकी तैयारी को एक अच्छा मुकाम, अच्छा स्टेज, या फिर हम कह सकते हैं कि अच्छी दिशा भी मिल सकती है इन नोट्स के माध्यम से दोस्तों। अब करते हैं, टाइम काफ़ी हो चुका है क्योंकि वीडियो मेरी हो गई है कंप्लीट। एक बार देख लूँ कहीं नीचे पीडीएफ तो नहीं है, नहीं पीडीएफ भी हो गई है कंप्लीट। अब मैं कल डालूंगा आदिकाल की शुरुआत से वीडियो। ठीक है, आदिकाल को अब हम कालों को देखेंगे, जैसे आप भ्रंश काल पढ़ेंगे, हम जैन पढ़ेंगे, है ना, और हम फिर आगे को देखते जाएंगे और क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, जैसे रासो पढ़ेंगे, राजग्रंथ पढ़ेंगे, मुक्तक पढ़ेंगे, है ना। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, लव यू।